गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट 1 में माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का पेपर स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमने फंजाई शुरू कर रखी है। फंजाई में भी हमने कल आपको एल्बुगो शुरू किया था, जो इसका फंजाई का आपके सिलेबस में पहला मेंबर है और ये इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तक इसको क्लियर कर लिया था और आज हम ले रहे हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एल्बुगो। तो जैसा हमने बताया था कि ये ओमाइसीटीज का सदस्य है, ओमाइसीटीज का मेंबर है, तो इसमें ओगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और ये हम आपको क्लियर कर चुके हैं कि ओगेमस टाइप क्या होती है। हमने आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस टाइप तीनों आपको बताई थी, जिसमें आइसोगेमस में दोनों गैमेट्स जो संयुक्त होने वाले हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सेम होते हैं। एनाइसोगेमी के अंदर एक बड़ा और एक छोटा होता है, लेकिन दोनों ही चल होते हैं, यानी कि मोटाइल होते हैं। और ओगेमस के अंदर एक जो है वो ओगोनिया जो फीमेल पार्ट है वो थोड़ा बड़ा होता है और जो मेल है वो छोटा होता है। लेकिन यहाँ ओगेमस टाइप में भी जो मेथड है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो अलग है। जैसा कि हमने मेथड्स बताए थे आपको, कई सारे गैमेटेंजियल copulation, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, देन प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, देन गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, सोमेटोगेमी, ये सब जो बताए थे, स्पर्मेटाइजेशन। इसके अंदर एल्बुगो हमने आपको बताया था कि सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं इसमें, और सेक्स ऑर्गन्स कौन से बनते हैं? एंथीडिया और ओगोनिया। एंथीडिया जो मेल पार्ट है और ओगोनिया जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। सेक्स ऑर्गन्स का जो फॉर्मेशन है वो लगभग एक ही मतलब नियर बाई होते हैं। ओगोनिया जहाँ बनती है वो एंथीडिया के साथ वाले हाइफी पे ही बनती है। तो इनका जो फॉर्मेशन है, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को किस क्रम में पढ़ेंगे वो देखिए। डेवलपमेंट ऑफ एंथीडिया, then development of oogonia, जब ये दोनों बन जाते हैं तो बीच के बाद होता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है oospore जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। और फिर हम इसको आगे के स्टेप में लेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ oospore, देन जर्मिनेशन ऑफ oospore। oospore से फिर बनते हैं बाद में ज़ूमियोस्पोर। तो इसी में आ जाएगा ज़ूस्पोर का जर्मिनेशन के बाद इसी में आता है फॉर्मेशन ऑफ ज़ूमियोस्पोर, देन स्ट्रक्चर ऑफ ज़ूमियोस्पोर। अभी हम ये सारे स्टेप बाय स्टेप लेंगे। देन जर्मिनेशन ऑफ oospore एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू माइसेलियम। ठीक है, इस क्रम में हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथीडिया। एंथीडिया हमने कहा कि किस प्रकार की होती है। जैसे जो हाइफी है इसका हमने आपको कल बता दिया था कि ये जो ब्रांच हाइफी है, बहुत सारे इसके न्यूक्लियस होते हैं, इसके अंदर सेप्टा नहीं पाया जाता है। एसेप्टिक मल्टीन्यूक्लियेट थैलस है, जिसको हमने सिनोसिटिक कंडीशन कही थी। तो इस सिनोसिटिक हाइफी जो है वो जब ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करता है तो ये होस्ट के अंदर ही हो रहा है सब काम। और होस्ट की जब कहना चाहिए बिल्कुल मैच्योर स्थिति आ जाती है, यानी होस्ट कौन सा है इसका? सरसों मूली वाली फैमिली। तो इस प्लांट के अंदर जब मैच्योर स्थिति आती है, यानी सीजन के अंत में, तो सीजन के अंत में क्या होता है? फ्लावरिंग होती है, इन्फ्लोरेसेंस बनता है। किसमें? होस्ट में। जैसे सरसों के पौधे में जब इन्फ्लोरेसेंस बनता है, पुष्पक्रम जब बनता है, उस स्थिति में उस जगह पर ये क्या बनते हैं? सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। यानी इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
होस्ट की अंतिम अवस्था में लगभग होता है, यानी फ्लावरिंग स्टेज के टाइम पे होता है। तो जब सेक्स ऑर्गन बनते हैं हम इसका अंदाजा हो जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमें स्टेम में और लीव्स में दिखाई देता है इसके जो सिम्टम है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो सिम्टम है वो इन्फ्लोरेसेंस में दिखाई देते हैं। और यदि इन्फ्लोरेसेंस जो है वो हाइपरट्रोफाइड हो जाता है, यानी अतिवृद्धि हो जाती है, तब हमें पता लगता है कि इसके अंदर ये इसकी सेक्सुअल स्टेज भी चल रही है, इसकी एल्बोगोनी, क्योंकि एल्बो किसमें पाया जाता है, सरसोमोली के कुल में पाया जाता है। तो सेक्स ऑर्गन्स कब बनते हैं, जब सरसों की फ्लावरिंग स्टेज चल रही है। हमें इन्फ्लोरेसेंस में ये पता लग जाता है कि ये जो है वो सरसोमोली का इसकी सेक्सुअल स्टेज भी यहाँ पर बन रही है। दूसरी बात, सेक्स ऑर्गन्स जो है वो एंडोजिनस होते हैं, यानी कि होस्ट के अंदर बनते हैं। अब वो कोशिकाओं के इंटरसेलुलर स्पेस में जो माइसीलियम फैला हुआ है उसी से बनते हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स कहाँ बनेंगे, इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। तो इन्फ्लोरेसेंस उस वक्त हमें बिल्कुल हाइपरट्रोफाइड दिखाई देगा। तो ये आपके पेपर के अंदर भी आता है, क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअल स्टेज जो है वो किस स्थिति में बनती है, उसको आप डिस्क्राइब कीजिए पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो आपको इसमें पूरा डिस्क्राइब करना होता है। दूसरे, इसकी एक डिजीज जो है वो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, इसमें भी आपको सिम्टम्स जब पूछे जाते हैं तो सिम्टम्स जब आप बताते हो तो एसेक्सुअल स्टेज के सिम्टम आपको बताने होते हैं कहाँ, स्टेम और लीफ के अंदर। लीफ में ज़्यादा होते हैं, स्टेम के अंदर वो अंदर अंदर होते रहते हैं, तो स्टेम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, स्टंटेड हो जाता है प्लांट, वो बताना पड़ता है। देन जब इसकी सेक्सुअल स्टेज के सिम्टम होते हैं वो मेनली कहाँ मिलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस के। तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट है वो इन्फ्लोरेसेंस में होगा। तो जो इन्फ्लोरेसेंस है वो हाइपरट्रोफाइड हो जाता है। जो पुष्प हैं उसके जो बनने वाले हैं वो पुष्प भी मोटे मोटे टेढ़े मेढ़े से दिखाई देते हैं। और इस चीज को हम आपको एक स्पेसिमेन भी प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। तो आप जब प्रैक्टिकल होगा तब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का पूरा टेढ़ा मेढ़ा सा हाइपरट्रोफाइड जो है वो अतिवृद्धि हुआ हुआ इन्फ्लोरेसेंस इसका हो जाता है। अब ये सेक्स ऑर्गन्स बनते कैसे हैं, तो ये जो माइसीलियम है, इसका जो वेजिटेटिव माइसीलियम है, ये माइसीलियम कहाँ ग्रो कर रहा है, इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, क्योंकि स्टेम से होता हुआ ये अंदर ही अंदर एंडोजिनस डेवलपमेंट करता हुआ इंटरसेलुलर स्पेस में फैलता हुआ कहाँ पहुंच गया है, इन्फ्लोरेसेंस के अंदर पहुंच गया है। यहाँ की जो सेल्स हैं, पहले जो स्टेम की सेल्स हैं, मान लीजिए हम ये बनाते हैं, यहाँ पर इनके जो सेल्स हैं इनके अंदर क्या फैला हुआ है, इंटरसेलुलर माइसीलियम। ये जो है ये माइसीलियम यहाँ पर फैला हुआ। तो ये माइसीलियम जब ज्यादा ग्रो कर जाता है तो क्या होगा, जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या बनाता है, कोनिडियोफोर बनाता है या स्पोरेंजियोफोर बनाता है, जिस पर कोनिडिया बनती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही जो माइसीलियम है, अब हम यहाँ बना रहे हैं इसको, ये माइसीलियम हम एंथीरिया का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो थोड़ा सा एक उभार के रूप में शुरू होता है और धीरे धीरे करके ये बढ़ता जाता है, जो क्लब शेप स्ट्रक्चर बन जाती है। इसमें आपको पता है सेप्टा है नहीं, लेकिन जैसे जैसे ये उभार आगे बढ़ता है ये यहाँ पर सेप्टा द्वारा अलग हो जाता है। क्या, एंथीरिया एक क्लब शेप स्ट्रक्चर बन जाती है और इसमें भी कई सारे न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं। तो यहाँ ये मल्टी न्यूक्लियट जो स्ट्रक्चर था उसने एक उभार के रूप में एंथीरिया का डेवलपमेंट शुरू हुआ और इसके अंदर इसका साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं वो चला जाता है। और थोड़े समय बाद ही यहाँ ये जो मेन हाइफी से सेप्टास द्वारा अलग हो जाता है, यानी अपनी एक अलग इनकी आइडेंटिटी हो जाती है। तो ये बन जाती है इस तरीके से एंथीरिया। यानी हम कहें कि एंथीरिया क्या है, इसी जो मेन हाइफी का एक उभार के रूप में एक अतिवृद्धि है और अतिवृद्धि एक मेन हाइफी से सेप्टा के द्वारा अलग। इसी प्रकार से डेवलपमेंट होता है oogonia का। लगभग इसके साथ ही साथ पाए जाने वाला कहना चाहिए हाइफा या ब्रांच हाइफा, इसी के पास में क्या बनता है, oogonia। ये भी छोटे से उभार के रूप में शुरू होती है और धीरे धीरे करके यही उभार एक बड़ा गोलाकार स्ट्रक्चर बन जाता है और इसके अंदर भी इसके सारे न्यूक्लियस
सारे न्यूक्लियस मतलब कई सारे न्यूक्लियस इसमें पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी स्थिति अलग होती है। ये हो गई oogonia। अब एंथ्रीडिया और oogonia जो है स्ट्रक्चर वो किस प्रकार से पाया जाएगा, ये भी सेप्टा द्वारा अलग हो जाता है मेन हाइफी से, और ये दूसरे हाइफी पर क्या बन गई है, एंथ्रीडिया बन गई। तो हमने यहाँ एंथ्रीडिया और oogonia को साथ साथ ही बताया है बिल्कुल, और इसके अंदर भी कई सारे न्यूक्लियस और यहाँ भी कई सारे न्यूक्लियस। इस oogonia के डेवलपमेंट में जो गोलाकार हो जाती है, इसके अंदर ये थोड़ा सा डेंस होती है, और इसमें देखते हैं हम थोड़े समय में बीच वाला जो पोर्शन है यानी मध्य में साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है, और बाकी सारे न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें पहुंचते हैं, लेकिन एक न्यूक्लियस के अलावा बाकी सारे न्यूक्लियस इसके नष्ट हो जाते हैं, और बीच वाला पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा डेंस हो जाता है। साइटोप्लाज्म जो है वो ज़्यादा डेंस होता है, और साइड में बहुत सारी वैक्यूल्स बन जाती हैं। वैक्यूल्स मतलब रिक्तिकाएं बन जाती हैं। तो हम इसे कह सकते हैं जो बीच वाला पोर्शन है वो कहलाता है ooप्लाज्म, और बाहर वाला जो कहलाता है पेरीप्लाज्म। की स्थिति है कि oogonia कैसे बनी, वही एक छोटे से उभार के रूप में या अतिवृद्धि के रूप में बनी और डेवलप हुई, और थोड़े समय में ही ये इसका जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, जो सब इसके अंदर चले जाते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस, और मेन हाइफी से ये सेप्टा द्वारा अलग हो जाता है। धीरे धीरे इसके अंदर जो बीच वाला पोर्शन है वो डेंस हो जाता है, साइटोप्लाज्म काफी डेंस हो जाता है, और उसका केवल एक न्यूक्लियस को छोड़कर अन्य सभी न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाते हैं। डीजेनरेट हो जाते हैं मतलब नष्ट हो जाते हैं, और उसी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। जबकि बाहर का पोर्शन जो है वो वैक्यूलेटेड होता है, बहुत सारी रिक्तिकाएं इसमें होती हैं, साइटोप्लाज्म कम पाया जाता है, जिसे हम पेरीप्लाज्म कहते हैं, और बीच वाले को कहते हैं ooप्लाज्म। और यहाँ एंथ्रीडिया की भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये एंथ्रीडिया जो है वो मेन हाइफी से अलग हो जाती है, ये अलग हो गई है, और इसमें भी कई सारे न्यूक्लियस हैं। लेकिन अंतिम स्थिति में इसके भी न्यूक्लियस, वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा माना गया है कि बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और एक ही न्यूक्लियस इसके अंदर बचता है। तो नेक्स्ट स्टेज में ये एंथ्रीडिया और oogonia का डेवलपमेंट हो गया है, और इसको नेक्स्ट स्टेज में हम बता रहे हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए हमने जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स बताए थे, उसमें बताया था कि गैमीटेंजियल कांटेक्ट होता है जो एल्बुगोर स्कैलरोस्पोरा के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ गैमीटेंजिया दोनों बन चुकी हैं, गैमीटेंजिया यानी एंथ्रीडिया और oogonia। अब इनसे क्या है, डायरेक्ट गैमीट्स नहीं बनते, इन्हीं के अंदर के जो न्यूक्लियस हैं वो ही डायरेक्ट फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा वो फ्यूज होते हैं। तो जो नेक्स्ट स्थिति है वो ये होगी, इन दोनों के बीच में एक ट्यूब बन जाती है, और इस ट्यूब के द्वारा ये एंथ्रीडिया इससे जुड़ जाता है। ये माइसीलियम दूसरा है, और ये एंथ्रीडिया इसके द्वारा जुड़ी हुई है, एक ट्यूब के द्वारा जुड़ी हुई, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो एंथ्रीडिया और oogonia के बीच में एक ट्यूब बन जाती है दोनों के बीच के भित्ति के अंदर, और ये इसका जो मटेरियल है, जो एक न्यूक्लियस इसमें रह गया है, ये सारा मटेरियल इसके अंदर चला जाता है। इसमें एंथ्रीडिया का जो मटेरियल है वो oogonia में चला जाता है, सीनोसेंट्रम को भेद कर वो ooप्लाज्म के अंदर चला जाता है। ये पेरीप्लाज्म है,
ये ओ प्लाज्म है और पेरिप्लाज्म को भेजकर ये कहाँ पहुंच जाता है, सिनोसेंट्रम तक, यानी अंदर वाला पोर्शन जिसके अंदर केवल एक न्यूक्लियस है, डेंस साइटोप्लाज्म है, ओ प्लाज्म में चला जाता है। धीरे धीरे करके ये जो एंथीडिया है, क्योंकि इसका मटेरियल तो चला गया है, अब ये डीजनरेट हो जाता है और इस स्थिति में यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जो मेल पार्ट का एंथीडिया का जो मटेरियल यहाँ चला गया है, एक न्यूक्लियस जो है वो इससे फ्यूज हो जाता है और ये क्या बन जाता है, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है। और जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब है ये नष्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके एंथीडिया भी ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एंथीडिया हमने डीजनरेटेड दिखाई है और यहाँ ओगोनिया के अंदर क्या बन गया है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओ स्पोर का डेवलपमेंट हो गया है। ये कहते हैं जाइगोट बन गया है। ये जाइगोट अब कहाँ बना है, इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, जहाँ की पुष्प बनने थे, उसके बीज बनने थे, उसके अंदर जाके ये बन गया है और ये ओ स्पोर कई सारे इसके अंदर बन जाते हैं, क्योंकि पास पास एंथीडिया और ओगोनिया कई सारी बन जाती हैं, तो कई सारे ओ स्पोर इसके अंदर बन जाते हैं। अब ये ओ स्पोर जो है वो जब इन्फ्लोरेसेंस गिर जाता है तो ये कहाँ गिर जाएगा, खेत के अंदर गिर जाएगा, यानी फील्ड के अंदर वो गिर जाएगा। ये इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट है जो इसके अंदर गिर जाता है, कहाँ, फील्ड में गिर जाता है। तो तब वहां जाके ये ओ स्पोर जो है वो रेस्टिंग स्टेज में कई टाइम तक रहता है, रेस्टिंग स्टेज। अब आपको पता है वैसे तो ये कहाँ रह रहा है, अंदर, पोस्ट के अंदर सरवाइव कर रहा है, लेकिन अब कहाँ गिर गया है, रेस्टिंग स्टेज में, फील्ड में पड़ा हुआ है। तो क्या होगा कि जो फील्ड में पड़ा हुआ ओ स्पोर है, या ये कहूँ कि जाइगोट है, अपने चारों तरफ अपनी सुरक्षा का एक कवच बनाएगा। तो यहाँ पर ये ओ स्पोर जो है वो डिप्लॉइड हो गया और इसकी चारों तरफ, जो जाइगोट है वो चारों तरफ भित्ति सीक्रेट कर लेता है अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, और इसके अंदर रिजर्व फूड है ही, क्योंकि डेंस साइटोप्लाज्म में ये लगभग 7 से 8 महीनों तक रेस्टिंग स्टेज में रहता है। तो क्या हुआ, ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना था, क्योंकि अब ये खेत में गिर गया है, इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट जो है वो वहाँ कई टुकड़े इसके पड़े हुए होंगे और कई सारे ओ स्पोर जो है वो फील्ड के अंदर पड़े हुए होंगे। तो 7-8 महीने तक ये रेस्टिंग स्टेज में रहता है और अपने आप को बचाने के लिए ये एक अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है। जब ये कवरिंग वाला जाइगोट है, कवरिंग जब बन जाती है, तब हम इसको कहते हैं ओ स्पोर। तो फर्टिलाइजेशन के बाद, गैमीटेंजियल कांटेक्ट के बाद, गैमीटेंजिया ने अपना न्यूक्लियस जो है वो एंथीडिया ने ओगोनिया को दे दिया और ये बन गया है फ्यूज होकर या फर्टिलाइज होकर 2n जाइगोट बन गया। ये जाइगोट अपने ऊपर जब कवरिंग बना लेता है 3 लेयर्स की, तब इसको कहते हैं ओ स्पोर। और ओ स्पोर में यदि अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, स्ट्रक्चर ऑफ ओ स्पोर, तो इसकी 3 लेयर्स होती है इसके बाहर। एक्साइन जो थोड़ी मोटी होती है और ट्यूबरकुलेटेड होती है। तो यदि अब हम इसको ओ स्पोर के अंदर यदि स्ट्रक्चर देखें, तो जो इसकी कवरिंग है वो 3 लेयर्ड है, जिसमें बाहर वाली एक्साइन या एक्सोस्पोर हम इसको कह सकते हैं, देन मीजोस्पोर और एंडोस्पोर, 3 इसकी लेयर है। ये बाहर वाली एक्सोस्पोर जो कैसी है, थिक है, स्पाइनी है, ये आप देख रहे हो कटीली सी है। मीजोस्पोर जो है वो इसकी थोड़ी सी वाटरी होती है और इनर जो एंडोस्पोर है वो थिन और स्मूथ होती है, थिन और स्मूथ होती है। तो ये ओ स्पोर का स्ट्रक्चर है। देन इसके अंदर क्या है, अंदर इसके डेंस साइटोप्लाज्म है
और एक सिंगल 2n न्यूक्लियस है। ये स्पोर कितने टाइम तक पड़े रहेंगे? 7-8 महीने तक इसके अंदर फीड के अंदर पड़े रहते हैं। और जब नई फसल बोई जाती है तब ये नए फसल के टाइम पर उसके जब जर्मिनेशन होता है पोस्ट का, यानी कि सरसों के खेत के अंदर सरसों लगाई जाती है, तब इसका जर्मिनेशन शुरू होता है। और ये जर्मिनेट होकर नेक्स्ट स्टेज में हम पढ़ रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, जर्मिनेशन ऑफ ओ स्पोर। तब ये सबसे पहले मियोटिक डिवीजन द्वारा 4 न्यूक्लियस इसके अंदर बनते। तो ये 4 न्यूक्लियस मियोसिस के बाद बने हैं, इसलिए कैसे हो गए? हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। और इसके ऊपर कवरिंग कितनी रहती है? ये ऊस्पोर है। जब इसमें 4 न्यूक्लियस बन गए हैं, धीरे धीरे करके ये 4 न्यूक्लियस माइटोसिस द्वारा, यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा कई सारे न्यूक्लियस बना लेता है, जो कि कैसे बनेंगे? सारे के सारे हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेज में 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8 से 16 बन जाएंगे, 16 से 32 बन जाएंगे और कई सारे न्यूक्लियस इसके अंदर बन जाएंगे। कौन से? यहाँ तो बड़ी है मियोसिस, जब डिप्लॉइड न्यूक्लियस मियोसिस के द्वारा 4 न्यूक्लियस बनाता है। देन 4 न्यूक्लियस माइटोसिस के बाद कई सारे न्यूक्लियस बना लेता है और कई सारे न्यूक्लियस इसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। अब प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बन जाते हैं? खंड बन जाते हैं, साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है। और थोड़े समय बाद ही हम देखेंगे ये स्पोर की वॉल है। और जब ज्यादा खंड बन जाते हैं तो ये प्रत्येक खंड एक जू स्पोर का काम करने लग जाता है, जू स्पोर में परिवर्तित हो जाता है। और चूंकि ये मियोसिस के बाद बने, आपने जू स्पोर का नाम सुना था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन क्योंकि ये मियोसिस के बाद बने, पहले मियोसिस हुआ है इसके अंदर, तब माइटोसिस के बाद ये भाई बहुत सारे खंड बने हैं। तो प्रत्येक बनने वाला जू स्पोर ना कहला के जू मियोस्पोर कहलाएगा। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है इसका। अब ये प्रत्येक खंड जो है वो जू मियोस्पोर कहलाएगा जब बनेगा जब। तो इसके प्रेशर से ये जो वॉल है इसकी वो फट जाती है और एक्साइन फटती है, एक्सोस्पोर फटती है, साथ साथ में एंडोस्पोर भी फट जाती है, मीजोस्पोर भी। एंडोस्पोर एक थोड़े से ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है और जब ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो ये फट जाती है। क्योंकि हमने इसको जूस्पोर कहा है, इसकी शेप भी और स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसी ही होती है। और जब ये फट जाती है तो ये जूस्पोर लिबरेट हो जाते हैं। अब ये जूस्पोर, क्योंकि हमने जूस्पोर कहा है, इसलिए ये कैसे होंगे? फ्लैजेलेटेड होंगे। तो सबके अंदर फ्लैजेला पाया जाएगा। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं ये जर्मिनेशन ऑफ oospore और यहाँ बन रहे हैं ज़ूमियोस्पोर। यदि एक ज़ूमियोस्पोर का स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल ज़ूस्पोर की तरह होता है। ये रेनिफॉर्म हो गए, यानी किडनी शेप है। दूसरे बाइफ्लैजिलेटेड हैं, 2 फ्लैजिला हैं, एक कैसा है? टिंसेल और नीचे वाला है विप्लैश। टिंसेल और ये वाला है विप्लैश। और सिंगल न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है, एक न्यूक्लियस जो कि कैसा होगा? हैप्लॉइड, क्योंकि यहाँ मियोसिस पहले ही हो चुकी है। तो ये कहलाएगा ज़ूमियोस्पोर। बाइफ्लैजिलेटेड है जिसमें से एक टिंसेल और एक कैसा? विप्लैश। और कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा ये। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ ज़ूमियोस्पोर। देन जर्मिनेशन ऑफ
यहाँ ज़ूमियोस्पोर हम लिखेंगे इसको, क्योंकि अब इसका जर्मिनेशन हुआ किसका, ज़ूमियोस्पोर का। जब जर्मिनेशन हुआ कैसे होगा, ज़ूमियोस्पोर जो है वे बिल्कुल ज़ूस्पोर की तरह जर्मिनेट होंगे। और नेक्स्ट स्टेज में जबकि दूसरी फसल बोई जा चुकी है और नया प्लांटलेट बन चुका है, यानी किसका, होस्ट का नया प्लांटलेट बन चुका है, तो जो उसका जो सीडलिंग जो बन चुका है, यानी कहना चाहिए कि नया प्लांटलेट आ गया है, उसकी पत्ती को ये इन्फेक्ट आराम से कर सकता है। तो पहले ये ज़ूमियोस्पोर जो है, ये ज़ूमियोस्पोर है और ये अपने फ्लैजेला गिराकर कैसा हो जाता है, ओवल शेप हो जाता है, पतली भित्ति का है ही। फिर ये इन्फेक्शन करता है, ये लीफ है, मैं यहाँ लोअर सरफेस ऊपर बना रही हूँ क्योंकि लोअर सरफेस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, अपर सरफेस पर स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। ये सबसे पहले अटैक करता है और स्टोमेटा के थ्रू अंदर प्रवेश करता है। और स्टोमेटा के नीचे क्या है, स्टोमेटा के नीचे स्पॉन्जी कोशिकाएं हैं। तो स्पॉन्जी कोशिकाओं में ये अपना माइसीलियम यहाँ पर भी फैला लेता है। तो नेक्स्ट स्टेज में हम दिखाएं इसके कि ये जो ज़ूमियोस्पोर था, हम इसको अलग कलर से दिखा रहे हैं। अब ये ज़ूमियोस्पोर यहाँ अपना माइसीलियम फैलाता है और ये माइसीलियम इस इंटरसेलुलर स्पेस में फैल जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस में फैल जाता है, कहाँ, लीफ के अंदर। और वही उस टाइम पे धीरे धीरे बढ़ता हुआ लीव्स के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है, जब इसके अंदर ये माइसीलियम एस्टेब्लिश हो जाता है। तो आज हमने इस तरीके से पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, दो सेक्स ऑर्गन्स एंथीडिया और oogonia किस प्रकार से बनती हैं। देन एंथीडिया oogonia में डायरेक्ट केमिटेंशियल कॉन्टैक्ट होकर फर्टिलाइजेशन होकर ये जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट अपने ऊपर कवरिंग कर लेता है, जब फील्ड में पड़ा रहता है, रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है, तो ये कहलाता है oospore कैसे रहता है, जिंदा रहता है, कब, कितने महीनों तक, 7-8 महीने तक उसी कंडीशन में पड़ा रहता है। नई फसल आने तक इसका जर्मिनेशन शुरू होता है और सबसे पहले मियोटिक डिवीजन करके ये 4 न्यूक्लियस बनाता है। 4 न्यूक्लियस से फिर माइटोसिस के द्वारा ये कई सारे खंडों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक खंड एक ज़ूमियोस्पोर का रूप ले लेता है। ज़ूमियोस्पोर जब इसमें ज़्यादा खंड बन जाते हैं, ये फट जाती है oospore की वॉल और ज़ूमियोस्पोर जो है वो लिबरेट हो जाते हैं। ये लिबरेटेड ज़ूमियोस्पोर बिल्कुल ज़ूस्पोर की तरह स्ट्रक्चर होता है और इनका जर्मिनेशन उसी तरीके से होता है जैसे कि ज़ूस्पोर करते हैं। पहले अपने फ्लैजेला गिरा देते हैं, डीफ्लैजिलेटेड हो जाते हैं और नए प्लांट के स्टोमेटा, लीफ के स्टोमेटा और स्टेम के स्टोमेटा के थ्रू ये अपना इन्फेक्शन नए प्लांट के अंदर स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर फैला देते हैं और वहां जाके जब ज़्यादा एस्टैब्लिश हो जाता है इनका माइसीलियम, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा वही कोनिडिया प्रोड्यूस करता है। कोनिडिया कहाँ पहुंच जाती हैं, लोअर सरफेस पर चूर्ण की तरह बिखर जाती हैं, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। तो इस तरीके से आज हमने इसका कवर किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट टाइम हम इसकी आपको डिजीज़ लेंगे कि किस तरीके से इसके सिम्टम्स आते हैं और क्या इनका इसको डिजीज़ को ख़त्म करने का या मतलब उसको निराकरण करने का उसका तरीके